हेलो फ्रेंड्स, आज ये पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स के पेपर 2 यूनिट 1 में से एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है एशिया की जलवायु। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो बहुत कुछ जानकारी आपको होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए जो सामग्री ली गई है वह मुख्यतः एशिया का भूगोल, एसपीवीडी प्रकाशन, डॉक्टर चतुर्भुज मेमोरिया की पुस्तक है। इसके अलावा अन्य जानकारियाँ अन्य पुस्तकों तथा इंटरनेट के माध्यम से ली गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और आगामी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एशिया की जलवायु। जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा है कि जलवायु का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में एक लंबे समय काल लगभग 30 से 35 साल की मौसमी दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। और एशिया शब्द से आपको पता होगा कि ये वह महादेश है जिसमें भारत भी है। यह विश्व का सबसे बड़ा महादेश है और इसकी जलवायु के बारे में आज हम लोग देखेंगे। एशिया महाद्वीप अपनी विशालता के कारण विश्व में जितनी भी प्रकार की जलवायु है वो अपने में समेटे हुए है। विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र एक समय में हुआ करता था पाकिस्तान का जैकोबाबाद, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता था। और विश्व का सबसे ठंडा जगह भी एशिया में है, जो रूस के साइबेरिया में बरखायोनस्क जगह है, जिसका तापमान सर्दियों में लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये विषमताएं बहुत अजीब हैं। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। वास्ट कंटिनेंट ऑफ एशिया, यह इतना अधिक विशाल महाद्वीप है। इसका जो मध्य भाग है वह समुद्र से 3200 किलोमीटर तक दूर है। और समुद्र से दूरी बढ़ने के बाद आप लोग जानते ही हैं कि समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब समुद्र से आने वाली हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत सर्दी हो जाती है। एक और कारण है कि एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में विस्तृत ऊंची पर्वत श्रेणियां, ये एशिया महादेश को दो भागों में बांटती हैं, उत्तरी एशिया एवं दक्षिणी एशिया। ये विशाल पर्वत श्रेणियां हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की ओर से आने वाली जल से भरी हुई हवाओं को उत्तर में जाने से रोकती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में या दक्षिण पूर्व एशिया में झमाझम बारिश कराती हैं। इसी तरह ये पर्वत श्रेणियां उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक प्रदेश, साइबेरिया की तरफ से आने वाली हाड़ कपाने वाली ठंडी हवा को भी रोकती है और दक्षिण एशिया को गर्म रखती है। इस प्रकार इन पर्वत श्रेणियों को विशाल पर्वतीय बाधा के नाम से भी जाना जाता है। तो एशिया में गर्म मरुस्थल भी हैं, ठंडे मरुस्थल भी हैं, पठार हैं, मैदानी भाग हैं
और इनकी जो जलवायु की विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, उसके ये दो मुख्य कारण हैं। एशिया महाद्वीप की विशालता और इसके बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई नवीन मुर्दार पर्वत। अब हम एशिया महाद्वीप की जलवायु को ऋतुओं के आधार पे देखते हैं। तो विश्व में कहीं भी मुख्य रूप से दो ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में क्या क्या दशाएं हैं और ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या दशाएं हैं, इन्हीं के अध्ययन के द्वारा हमको जलवायु की जानकारी मिल जाती है। तो हम पहले देखेंगे समर कंडीशंस कि ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी मौसमी दशाएं प्रिवेल करती हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले टेम्परेचर। एशिया महाद्वीप में मार्च के बाद सूरज की किरणें लंबवत पड़ना शुरू होती हैं और जून में कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं। इस कारण यहाँ मार्च से ही या अप्रैल से एशिया में ग्रीष्म ऋतु शुरू होने लगती है। पूरे महादेश का तापमान बढ़ने लगता है। उत्तरी भाग में, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है, फिर भी गर्मियों के मौसम में यहाँ तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 26 डिग्री सेल्सियस की तापमान एशिया के मध्य भाग से गुजरती है और दक्षिण पश्चिम एशिया का भाग बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ औसत तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। कई क्षेत्रों में इससे भी ज़्यादा 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, इसलिए औसत के रूप में 35 डिग्री माना जाता है। अरब का मध्य भाग, इराक का भाग, पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिम और उत्तरी भाग, पाकिस्तान के पूर्वी भाग यानी कि थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु गर्म हो जाती है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। जैकोबाबाद मैं पहले ही बता दिया। एशिया के अधिकांश भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता है। एयर प्रेशर देखते हैं कि इस गर्मी में एयर प्रेशर कैसा रहता है। ग्रीष्म ऋतु के शुरू होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया के उच्च दाब क्षेत्र लो प्रेशर के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। जून में जब दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान बढ़ जाता है, भीषण गर्मी हो जाती है, तब यहाँ पावरफुल लो प्रेशर उत्पन्न होता है और इस लो प्रेशर को भरने के लिए हिंद महासागर पर बना हुआ हाई प्रेशर जोन से हवाएं चलने लगती हैं। अब देखते हैं कि एयर कंडीशंस कैसे रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया तथा दक्षिण पश्चिम एशिया में भीषण गर्मी तथा उच्च तापमान के कारण निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की हवाएं गर्म तथा हल्की होकर ऊपर उठना प्रारंभ करती हैं। इसको भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलना शुरू करती हैं। इसमें दो बड़ी हवाएं हैं। दक्षिण एशिया से चलने वाली, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, यह हिंद महासागर से उत्तर की ओर चलती हैं। दूसरी पूर्वी एशिया से चलने वाली हवा, जिसे दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं, यह प्रशांत महासागर से चलती हैं। ये हवाएं मौसम के अनुसार चलती हैं, इस कारण इनको मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। अब देखते हैं कि गर्मी के मौसम में वर्षा कैसे होती है और मानसून कैसे काम करता है। ग्रीष्म ऋतु में
हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और जब समुद्र से चलेंगी तो उन हवाओं में भरपूर मात्रा में वाष्प भी रहते हैं और जैसे ये महाद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। इन्हीं हवाओं को ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। इस समय एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग वर्षा प्राप्त करता है। कुल वर्षा का लगभग 85% भाग इन्हीं मानसूनी हवाओं के द्वारा होता है। ये हवाएं एशिया के मध्य में स्थित उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से टकराने के बाद और अधिक वर्षा करती हैं। जैसे आपको पता होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय हिंद महासागर में अरब सागर की शाखा भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी भारत में प्रवेश करती है और हिमालय के साथ साथ चलते हुए बारिश कराती है। इसका आलम यह है कि भारत में ही विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जगह है जिसका नाम है मासिनराम। आपको भी पता होगा कि पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब उसके बगल में एक मासिनराम जगह है, वहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है 1100 सेंटीमीटर से अधिक। थोड़ा कल्पना कीजिए, दक्षिण पूर्व चीन, हिंद चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, भारत का पश्चिमी तट, बंगाल एवं असम नॉर्मली 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। एशिया का यह भाग ग्रीष्मकालीन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के द्वारा भी वर्षा प्राप्त करता है। ये साइक्लोन्स घनघोर वर्षा कराते हैं जिसको कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का समुद्र तटीय भाग इन चक्रवातों से ग्रीष्म एवं पतझड़ ऋतुओं में वर्षा प्राप्त करता है। चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर जो टाइफून एक साइक्लोन है उसके कारण बहुत अधिक वर्षा होती है और यह टाइफून शक्तिशाली चक्रवातों में से एक है। इन सब के बावजूद ये हवाएं मध्यवर्ती पर्वतों को पार करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसलिए इन पर्वतों के उत्तर का भाग वर्षा से वंचित रह जाता है और वो जगह भी जैसे एशिया का मध्य भाग तथा दक्षिण पश्चिमी भाग जहाँ तक ये हवाएं पहुँचते पहुँचते अपना वाष्प खो देती हैं वहाँ भी बारिश नहीं हो पाती है। नाउ वी विल सी द विंटर कंडीशंस। शीत ऋतु की दशाएं। इसमें तापमान कैसा रहता है, एयर प्रेशर कैसा रहता है, एयर कंडीशंस कैसा रहता है, वर्षा कैसे होती है और जाड़े का मानसून या शरदकालीन मानसून कैसा होता है, अभी हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं टेम्परेचर से। एशिया महादेश में शीत ऋतु लगभग अक्टूबर से शुरू होती है कि कुछ समय तक मानसून चला जाता है। सूर्य भी विषुवत रेखा पार करके दक्षिण की ओर जाने लगता है। दिसंबर के महीने में यह मकर रेखा पर होता है और उत्तरी गोलार्ध में ज़बरदस्त ठंडियाँ पड़ना शुरू होती हैं। इसके अतिरिक्त एशिया की मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों के कारण समुद्री हवाएं इस भाग तक नहीं पहुंच पाती हैं। यानी कि जो आर्कटिक सागर और साइबेरिया की जो हवाएं हैं वो इन पर्वतों को पार नहीं करती हैं। यदि ये इन पर्वतों को पार कर जाती या ये पर्वत नहीं रहते तो एशिया में, संपूर्ण एशिया में और उसमें भारत भी शामिल है, यहाँ इतनी ठंडी पड़ती कि बर्फ़ भी पड़ती। उत्तरी ध्रुव से चलने वाली ठंडी एवं बर्फीली हवाएं एशिया के इस उत्तरी एवं मध्य भाग को और अधिक ठंडा कर देती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनवरी में 0 डिग्री सेल्सियस का जो समताप रेखा है
अनाटोलियन प्लेटो के उत्तरी भाग से लेकर ईरान होती हुई हिमालय पर्वत श्रेणियों के सहारे गुजरती हुई चीन के मध्य भाग में होती हुई जापान तक चली जाती हैं। एशिया में इस रेखा के उत्तर भाग में स्थित संपूर्ण क्षेत्र बहुत ठंडा हो जाता है। आपको बरखायोनस्क बताया मैं, -50 तक टेम्परेचर जाता है वहाँ। परंतु हिमालय पर्वत के दक्षिण में या मध्यवर्ती पर्वतों के दक्षिणी भाग इतने कम तापमान से अछूते रहते हैं। और तो और जो क्षेत्र विषुवत रेखा के नज़दीक है, जैसे इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया, श्रीलंका वाला क्षेत्र हो गया, और जो बहुत सारे द्वीप हैं, वहाँ तापमान 27 डिग्री तक बना रहता है, क्योंकि वहाँ साल भर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। एयर प्रेशर शीत ऋतु के प्रारंभ होने पर एशिया महाद्वीप में तापमान गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र हाई प्रेशर में बन जाता है, यानी कि लो प्रेशर ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे HP के रूप में बन जाता है। और तब इस HP से हिंद महासागर पर समुद्री भाग में बने लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। एयर कंडीशंस शीत ऋतु में कठोर सर्दी एवं निम्न तापमान के कारण एशिया के मध्य भाग में मंगोलिया के पास एक गोबी मरुस्थल है, वहाँ हाई प्रेशर बनेगा। वहाँ से हवाएं समुद्र की ओर चलना शुरू होंगी, क्योंकि समुद्र में तब लो प्रेशर बना रहता है। स्थल से चलने वाली हवाएं बहुत ठंडी होती हैं और इसमें नमी का अभाव होता है। जब समुद्र के ऊपर होगी तब तो उसमें वाष्प आएगा ना, लेकिन जब ठंडी जमीन के ऊपर से हवाएं चलेंगी तो उसमें वाष्प कहाँ रहेगा, वाष्प नहीं रहता है। लेकिन बीच में यदि कोई जल राशि मिल जाती है, जैसे जो पश्चिम से हवाएं चलती हैं ठंड के ऋतु में, तो भूमध्य सागर में और भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे सागरों से या फिर झीलों से जो वाष्प ग्रहण करती हैं, वो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत तक हल्की प्रभाव उसका रहता है। थोड़ा सा जाड़े के दिन में जो बारिश होती है उसी का प्रभाव रहता है, और इसको उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। वर्षा और शरतकालीन मानसून कैसा होता है ये देखेंगे। इस ऋतु में हवाओं का प्रवाह स्थल से जल की ओर होता है, पहले भी मैं बता दिया आपको। इसलिए शरतकालीन मानसूनी हवाएं ठंडी एवं शुष्क हो जाती हैं, वर्षा नहीं करा पाती हैं। यही कारण है कि एशिया का अधिकांश भाग सूखा रह जाता है, बहुत कम नाम मात्र की वर्षा होती है। ये शुष्क हवाएं समुद्र को पार करके कुछ हल्की फुल्की नमी ग्रहण कर लेती है और स्थल भाग में प्रवेश करने के साथ हल्की वर्षा कराती हैं। इस प्रकार दक्षिण चीनी तट, जापान तट, इंडोचीन तट, फिलीपींस द्वीप समूह, श्रीलंका तथा भारत के दक्षिण पूर्व में चेन्नई तट पर कुछ वर्षा होती है, लगभग 75 सेंटीमीटर। आपको पता होगा ना कि चेन्नई में नवंबर और दिसंबर में बारिश होती है और बाढ़ आती है, इसी के कारण से आती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। कुछ वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा इजराइल, लेबनान, टर्की, सीरिया तथा जॉर्डन में भी हो जाती है, जिसका औसत लगभग 50 सेंटीमीटर रहता है, क्योंकि ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और भूमध्य सागर से वाष्प ग्रहण करते हैं। इसी शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम साइबेरिया का कुछ भाग पछुआ पवनों की पेटी से उत्पन्न चक्रवातों द्वारा बर्फ के रूप में वर्षा प्राप्त करता है। इन सभी उपयुक्त भागों के अलावा एशिया का समस्त स्थल भाग शुष्क एवं वर्षा से वंचित रहता है। इस प्रकार लोगों ने देखा एशिया की जलवायु कैसी है। अब हम इसको थोड़ा क्विकली रिवाइज करेंगे। एशिया महाद्वीप की जलवायु में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है।
एशिया के मध्य भाग में स्थित उच्च पर्वत श्रेणियाँ विशाल पर्वतीय बाधा के नाम से जानी जाती हैं। एशिया का उत्तरी ध्रुवीय भाग अति ठंडा होने के कारण शीत ध्रुव कहलाता है। पाकिस्तान में स्थित जैकोबाबाद नगर एशिया का सबसे गर्म जगह है। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में मानसूनी हवाओं द्वारा वर्षा होती है। संसार की सबसे अधिक वर्षा भारत के मासिनराम में होती है, मेघालय में है यह। कभी घूमने जाओ। चीन में टाइफून नामक चक्रवात की प्रधानता होती है। शीत ऋतु में मध्य साइबेरिया तथा तिब्बत के पठार का तापमान बहुत अधिक नीचे गिर जाता है। एशिया में पाई जाने वाले आइसोबार्स समभार रेखाएं जो हैं उनका बनावट अंडे जैसा होता है, अंडाकार होता है। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में प्रति चक्रवात पाए जाते हैं। ठंडे में, शीत ऋतु में, याद रखना। गोबी का पठार मंगोलिया में है। शरदकालीन मानसूनी हवाएं शुष्क होती हैं। एशिया महाद्वीप की जलवायु में 4 चीज़ें पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप की विशालता का प्रभाव पड़ता है इस पर। एशिया महाद्वीप के मध्य में उठी पर्वत श्रेणियों का प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव पड़ता है। शीतकालीन मानसून का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार क्विक रिवाइज हो गया। अब आपका काम है इस वीडियो को देख के, सुन के, समझ के, बुक्स का सहारा लेके, इंटरनेट का सहारा लेके एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स को फिगर्स के साथ रिच करेंगे और परीक्षा में अच्छा प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। आगामी परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, इस बात का ख्याल रखें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के रूप में इसी को मैं आगे ले जाऊंगा, एशिया की जलवायु को ही, और उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार विद्वानों ने इसका वर्गीकरण किया है, कहाँ किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, बहुत शीघ्र आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।